हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या क्या होते हैं, जो किस तरह के टाइप्स होते हैं इन्फ्लेशन की, किस तरह से इन्फ्लेशन में इंक्रीज होता है। तो आप देख ही सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि जो पहला जो टाइप है वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन सिंपली आप उस एग्जांपल से समझ सकते हैं जहां आपने कहीं पढ़ा हो डिमांड और सप्लाई का जो गेम होता है वो किस तरह से चलता है कि जब भी डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो जो चीज़ों के प्राइस होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। आप एज अ एग्जांपल करंट एग्जांपल ही ले लेते हैं। आप रेमडेसिविर इंजेक्शन का एग्जांपल ले लीजिए। जिस इंजेक्शन की ज़रूरत एक साल पहले बिल्कुल नहीं थी, उसी की अगर डिमांड बढ़ गई है बट सप्लाई नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है इतना, तो उसकी ऑटोमेटिकली प्राइस राइज होनी ही है। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यही डिमांड पुल इन्फ्लेशन का बेस्ट एग्जांपल है, मैंने आपको दे दिया कि डिमांड बढ़ती है। दूसरा आप आ जाइए टाइप में जिसका नाम है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब भी क्रूड ऑयल, ऑयल प्राइसेस, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ते हैं तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे फूड आइटम, हमारी ग्रोसरीज, इन पे फ़र्क पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली ही प्राइस इंक्रीज होते हैं। हम इसके इन तीनों के बारे में और अच्छे से आगे स्लाइड में देखेंगे कि किस तरह से ये और ज़्यादा क्लैरिटी में हम इसे समझ पाएँ। अभी हम इस पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। तीसरा जो टाइप है वो है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल एज अ केस स्टडी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो है कुछ कंट्रीज है जिन्होंने हाइपर इन्फ्लेशन जो है वो फेस किया है। सबसे बेस्ट जो आप केस स्टडी देख सकते हैं वो है जिम्बाब्वे की, दूसरा वेनेजुएला और यूएसए करंटली। तो इसमें मेनली यही लिखा है कि जब गवर्नमेंट जो है मनी प्रिंटिंग बढ़ा देती है तो जीडीपी उसको सपोर्ट नहीं करती कभी भी। जब भी मनी सप्लाई बढ़ गई है तो उससे जो है इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है हमेशा। वो हम आगे देखेंगे कैसे होता है। तो आपको तीन टाइप्स क्लियर हो गए कि कौन कौन से तीन टाइप्स होते हैं इन्फ्लेशन के। तो हमने इन्फ्लेशन के तीन टाइप्स के बारे में बात कर ली। अब हम उन टाइप्स के बारे में और अच्छे से बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो होता है सिंपली मीनिंग होता है कि जब भी डिमांड बढ़ती है तो उसके कंपेरेटिवली अगर सप्लाई कम हो तो जो प्राइजेस होते हैं वो अपना ऑटोमेटिकली बढ़ते रहते हैं। एज अ एग्जांपल मान लीजिए, आप स्क्रीन पे देखिए, एज अ एग्जांपल हम मान लेते हैं कि एक गांव है जहां पर गवर्नमेंट ने सबके बैंक अकाउंट्स में 1 लाख मनी जो है 1 लाख रुपए जो है ट्रांसफ़र कर दिया है। और उसी गांव के पास में एक शॉप ओपन होती है मोबाइल फ़ोन्स की, और सबको मोबाइल फ़ोन्स की डिमांड रहती है। तो हर कोई नेक्स्ट डे जो है दुकान के सामने भीड़ लगा देता है। जस्ट बिकॉज मनी सप्लाई बढ़ रही है तो आपके पास अब सबके पास डिमांड भी बढ़ेगी। तो जब ये शॉपकीपर को पता चलता है कि उसकी दुकान के आगे भीड़ बहुत ज़्यादा है और उसकी जो सप्लाई भी है बहुत कम है बट डिमांड जो है बहुत सारे लोग हैं, तो जैसे ना तैसे करके वो सबकी डिमांड पूरी कर देता है। उस दिन नेक्स्ट डे अगेन जो है गवर्नमेंट कुछ मनी ट्रांसफ़र करता है सब लोगों के बैंक अकाउंट में। तो ये बात जब दुकानदार को पता चलती है जो, तो वो ये करता है कि सबकी डिमांड, सब उसको पता होता है कि सबकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सबकी डिमांड भी चालू है। तो इसमें वो लालच करके अपना प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में वो 1 लाख रुपीज़ का जो फ़ोन है वो 2 lakhs में बेचने की कोशिश करता है। तो नेक्स्ट डे जो है गवर्नमेंट कुछ मनी अगेन ट्रांसफ़र करती है लोगों के बैंक अकाउंट में, और ये बात दुकानदार को पता चल जाती है। तो दुकानदार को पता लग जाता है कि डिमांड तो उतनी ही रहने वाली और सप्लाई उसके पास कम है। तो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में 1 लाख रुपीज़ का जो फ़ोन है वो 2 लाख में बेचने की कोशिश करता है। और जब नेक्स्ट डे जब दुकान खुलती है तो कंपेरेटिवली भीड़ जो होती है उसके दुकान के आगे वो कम हो जाती है बट डिमांड उतनी ही रहती है। किसी ना किसी तरह के करके डे एंड में वो सबकी डिमांड पूरी कंप्लीट कर देता है और वो बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमा लेता है। जस्ट बिकॉज डिमांड कम नहीं हो रही है तो, और सप्लाई उसके पास लिमिटेड है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, तो वो मन चाहे भाव से उस प्रोडक्ट को बेच पा रहा है। नेक्स्ट डे अगेन वो 2 का 3 लाख में बेचने की कोशिश करता है, फिर 3 का 4, 4 से 5, इस तरह से प्राइजेस बढ़ती जा रही है। और जितनी प्राइजेस बढ़ेगी उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा, बिकॉज डिमांड जो है वो हमेशा ज़्यादा रह रही है और सप्लाई बहुत कम है। अगर डिमांड और सप्लाई सेम हो तब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब सप्लाई कम है बट डिमांड बहुत ज़्यादा है तो दुकानदार भी है वो कंपेरेटिवली जो है प्राइजेस बढ़ाता जा रहा है, बिकॉज लोगों की डिमांड है उस चीज़ में, तो लोग तो खरीदना चाहेंगे ही उस चीज़ को। तो वो कंपेरेटिवली बढ़ाता जा रहा है प्राइजेस पहले की तुलना में। तो इस तरह से वो इन्फ्लेशन को
इन्फ्लेशन का कारण बन रहा है। तो सबसे पहला जो कारण हमने जान लिया डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। अब हम जानेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का अगर आपको डेफिनेशन पढ़नी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ द डिमांड इज हाई फॉर अ प्रोडक्ट एंड सप्लाई इज लो द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इन्फ्लेशन की, जो कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ए है जो कि शैम्पू का प्रोडक्शन करती है। वो कंपनी ए जो है शैम्पू के प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल बाय करती है कंपनी बी से। ऐसा होता है कि कंपनी बी जो है अपने रॉ मटेरियल को कुछ दिन बाद में महंगा कर देती है, तो कंपनी ए को ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी कंपनी बी को और रॉ मटेरियल बाय करने के लिए। और इससे होगा ये कि जो शैम्पू की जो प्रोडक्शन वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी, और शैम्पू की प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ गई तो वो जो चीज़ होगी वो कस्टमर को और ज़्यादा महंगे भाव में मिलेगी। जस्ट बिकॉज रॉ मटेरियल महंगा हो गया उसके कारण जो है कस्टमर को जो है ज़्यादा पे करना पड़ेगा शैम्पू के बाय करने के लिए, जस्ट बिकॉज। तो जो पूरी जो सप्लाई और जो चेन है वो इफेक्ट हो जाती है जस्ट बिकॉज एक के कॉस्ट के बढ़ने से दूसरे को ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ी है। जस्ट बिकॉज शैम्पू बनाने वाली कंपनी को ज़्यादा पे करना पड़ रहा है तो वह अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बनाए रखने के लिए कस्टमर को ज़्यादा प्राइस में सेल करती है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का कि रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो शैम्पू की प्राइस में चेंज आ गया, शैम्पू की प्राइस में चेंज हो गया तो वो महंगा बिकने लगा कस्टमर को। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि इसका जो डेफिनेशन है सेकंड पॉइंट में जो है आप पढ़ सकते हैं, व्हेन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट राइजेस इन्फ्लेशन रिजल्ट्स। अब हम तीसरे टाइप के बारे में बात करेंगे जो कि होता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा बट इसके बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। सबसे पहले जो हम टेक्निकल लैंग्वेज में इसका जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं। Hyperinflation is when the prices of goods and services rise more than 50% per month। हम जानते हैं कि जब भी इन्फ्लेशन के जो डेटा रिलीज होते हैं वो ईयर टू ईयर रिलीज होते हैं, मंथ टू मंथ रिलीज होते रहते हैं, बट जो हम इन्फ्लेशन का जो डेटा देखते हैं वो ईयर टू ईयर देखते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई कंट्री के अंदर इकोनॉमी के अंदर 50% से ज़्यादा का राइज हो गया इन्फ्लेशन के अंदर तो वो कहलाता है हाइपर इन्फ्लेशन के अंदर। मान लीजिए कोई 100 रुपये की कोई चीज़ है जो हमें मिल रही थी एक मंथ पहले, अब वही चीज़ हमें 150 में मिल रही है, तो ये 50% जो इंक्रीज हुआ एज एग्जांपल मान लीजिए ये हाइपर इन्फ्लेशन का रिजल्ट है। इसी तरह से हाइपर इन्फ्लेशन में 50 का 100% से लेकर 1000% तक के एग्जाम्पल देखें। इसके लिए आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट है आपको उसमें आपको सारी कंट्रीज़ का बारे में पता चल जाएगा जो कि हाइपर इन्फ्लेशन को झेल चुकी है। हाइपर इन्फ्लेशन में सबसे टॉप पे जो आप एग्जांपल देख सकते हैं कंट्रीज़ के, वो है जिम्बाब्वे, वेनेजुएला और जर्मनी। ये 3 कंट्रीज़ ने हाइपर इन्फ्लेशन को झेला है और इनके रीज़न के बारे में हम पर्टिकुलर जो केस स्टडी है वो जिम्बाब्वे की हम करेंगे कि बट हाइपर इन्फ्लेशन के अंदर करंटली में जो है जिम्बाब्वे का इन्फ्लेशन रेट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हाइपर इन्फ्लेशन को वो बताने के लिए। इसके अंदर जो है 2020 के अंदर जो है 622% का इन्फ्लेशन रेट देखा गया था पिछले साल की तुलना में, मतलब 600% का इन्फ्लेशन। बाकी कंट्रीज में 4 to 6% का इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, बट जिम्बाब्वे ने 622% का इन्फ्लेशन देखा है जिसे हम हाइपर इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो आप देख ही सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये है जिम्बाब्वे की करेंसी जो कि 100 ट्रिलियन डॉलर है। इतनी बड़ी करेंसी जो है, जो 100 ट्रिलियन डॉलर की जो जिम्बाब्वे की जो करेंसी है वो 1 US डॉलर के इक्वल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिम्बाब्वे की जो करेंसी है वो वर्थलेस है। मैं आपको इस नोट के पीछे की बैक स्टोरी बताता हूँ। हुआ ये था कि अर्ली 2000 के अराउंड जो जिम्बाब्वे के एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने एक लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म लाया था। उस रिफॉर्म के अंदर ये था कि जो फार्मिंग के लिए जो लैंड हुआ करती थी वाइट फार्मर्स के पास, वो उस लैंड को ब्लैक पॉपुलेशन को दे दिया गया कंट्री की, और ये बोला गया कि अब से आप ही लोग इस फार्मिंग को चलाएंगे और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करेंगे। जस्ट बिकॉज ब्लैक पॉपुलेशन के पास फार्मिंग को ऑपरेट करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसके कारण हुआ है कि कुछ सालों के बाद जिम्बाब्वे के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कमी आई
और जिम्बाब्वे के अंदर जो इकोनॉमी का सबसे बड़ा पार्ट है वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और उसका एक्सपोर्ट करना। आप सोच ही सकते हैं कि जब भी ऐसे हमारी कंट्री का एग्जांपल लें तो मान लीजिए जब भी हमारी कंट्री एक्सपोर्ट करती है तो हमें क्या मिलता है, बाहर की करेंसी मिलती है। एज ए यूएस डॉलर हमारे पास आता है, तो यूएस डॉलर के हमारे कंट्री में आने से हमारा जो रुपया है वो मजबूत होता है। और अगर हम इंपोर्ट करें, इंपोर्ट करने का मतलब हम उनसे खरीदे तो हमें अपना रुपया बाहर भेजना पड़ेगा, जो कि इकोनॉमी को और ज़्यादा वीक करता है। तो जिम्बाब्वे के अंदर जो है एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी और इस कारण से उनकी इकोनॉमी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। और जब भी जिम्बाब्वे को इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती या कोई भी रॉ मटेरियल बाय करने की ज़रूरत पड़ती किसी फॉरेन कंट्री से, तो वो उसका पेमेंट नहीं कर पाते थे। और इसके कारण हुआ ये है कि जिम्बाब्वे की जो गवर्नमेंट है या कंट्री है जो है वो डेब्ट में आ जाती है, कर्ज में आ जाती है। इस चीज़ से उभारने के लिए जो है वो जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट मनी प्रिंटिंग स्टार्ट कर देती है और यहीं से जन्म होता है हाइपर इन्फ्लेशन का। तो जिम्बाब्वे की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इतनी मनी प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी कि उनकी इसके कारण उनकी इकोनॉमी पर इसका बहुत बुरा असर हुआ। और जब भी मार्केट में इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी आ जाएगी, इतना ज़्यादा कैश सबके हाथ में आ जाएगा, तो उस करेंसी की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। यही हुआ जिम्बाब्वे की करेंसी के साथ। इसी कारण ये 100 ट्रिलियन डॉलर का करेंसी प्रिंट किया गया जिम्बाब्वे गवर्नमेंट के द्वारा। और यही स्टोरी है इस पर्टिकुलर करेंसी की। तो इतना इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण हुआ ये कि जिम्बाब्वे के मार्केट में जो ग्रोसरी आइटम्स है, फूड आइटम्स है, उनकी प्राइजेस में हर दूसरे दिन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज होने लगा, बहुत ज़्यादा प्राइजेस बढ़ने लगी। और अकॉर्डिंग टू डेटा 2005 के अराउंड जो है इन्फ्लेशन रेट जिम्बाब्वे के अंदर 1200% थी। इसी कारण 2005 से 2009 के बीच जिम्बाब्वे के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन रहा। फिर गवर्नमेंट ने 2015 के अंदर जो है यूएस डॉलर को इंट्रोड्यूस कर दिया एज अ जिम्बाब्वे करेंसी। मतलब उन्होंने अपनी खुद की करेंसी को हटा दिया और यूएस डॉलर को अपनी करेंसी बना लिया। बट अगेन 2019 और 2020 में जिम्बाब्वे अगेन अपनी करेंसी लेके आ गया, अपनी करेंसी यूज़ करने लगा और यूएस करेंसी को हटा दिया। अगेन 2020 और 2019 के डेटा के हिसाब से जिम्बाब्वे के अंदर 600 से 1200 के परसेंटेज का इन्फ्लेशन रेट है पर ईयर, जो कि नॉर्मल कंट्रीज में 4 to 6% के अराउंड ही रहता है। मतलब दैट इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है ट्रेडर्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए।